गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। तो आज का क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा तथा दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। अब इसमें कहा गया है कि जो हमारा कर्ण है वह एक भुजा से 4 इकाई बड़ी है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ी है। अब अगर हम लोग एक ट्रिपलेट देखें, ट्रिपलेट कौन सा देखेंगे? 5 4 और 3 का, 3 4 5 का ट्रिपलेट देखें। अब यहाँ अगर देखा जाए तो 1 यूनिट है, यहाँ देखा जाए तो 2 यूनिट है और 4 और 8 का भी रेशियो ले लिया जाए तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग यह कह सकते हैं इस ट्रिपलेट का अगर हम लोग 4 गुना ले लें, अगर इसका 4 गुना लें तो यहाँ 20 मिल जाएगा, इसका 4 गुना लें तो 16 मिल जाएगा, इसका 4 गुना लें तो 12 मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इस पे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो ये कितना है? इससे 4 बड़ा है। यह देखा जाए इससे कितना बड़ा है? तो यह 8 बड़ा है। हमारे क्वेश्चन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए इसी ट्रिपलेट से, तो इसका आंसर आ जाएगा। होता क्या है, एक सेकेंड। हाँ यहाँ है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, जिससे यह 8 बार में चला जाएगा और 12 बटे कितना होता है? 96 होता है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो आप लोगों को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है और अगर हमें साइन स्क्वायर 40 प्लस में साइन स्क्वायर 50 दिया गया हो तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 20 की वैल्यू दी गई हो तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। अब क्यों 1 होगी? क्योंकि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 40। और कभी भी जब ऐसे 90 से कन्वर्ट होता है तो ये कॉस में चेंज होता है और कॉस स्क्वायर 40 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ देखा जाए तो ये क्या बनेगा? पूरा साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40, यह फिर से वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर भी सेम, अगर हम लोग इसे चेंज कर दें तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70 और यह कन्वर्ट होके फिर से साइन स्क्वायर 20 में कन्वर्ट हो जाएगा और आगे कॉस स्क्वायर क्या लिखी थी? इसको 70 लिखी थी तो यह 70 में कन्वर्ट होगा, साइन स्क्वायर 70 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70 और यहाँ साइन स्क्वायर 70, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी पैटर्न पे हम लोग यहाँ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर 20 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर 70 लिखा है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? 1 बनेंगे। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ कॉस स्क्वायर 40 लिखा है, यहाँ कॉस स्क्वायर 50 लिखा है, यह दोनों मिलकर भी क्या बनेंगे? 1 बनेंगे। और ये क्या है? हमारा कॉस स्क्वायर 45 है जिसकी वैल्यू 1/√2 होती है। अब स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगी। ये हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई। आइए डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आई है? 1 + 1 + 1/2। अब हम लोग न्यूमरेटर की वैल्यू चेक करेंगे। जैसे साइन स्क्वायर 10 लिखा है, यहाँ साइन स्क्वायर 80 लिखा है, ये दोनों मिक्स होके 1 हो जाएंगे। पेन चेंज कर लेते हैं। अब यह दोनों क्या हुआ? कट गया। अब दूसरे जगह अगर देखें हम लोग तो साइन स्क्वायर 20 लिखा है और फिर साइन स्क्वायर 70 लिखा है, यह भी 1 हो जाएगा। फिर यहाँ साइन स्क्वायर 30 लिखा है, यहाँ साइन स्क्वायर कितना लिखा है? 60 लिखा है, ये फिर से 1 में कन्वर्ट होगा। यहाँ साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर
50 यह भी किस में कन्वर्ट होगा, 1 में कन्वर्ट होगा। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो यह वैल्यू भी 1 ही होती है। तो अगर हम लोग न्यूमरेटर को ऐड करें तो हमारा 5 आ जाएगा और डिनोमिनेटर ये हमारा 112 हो जाएगा। 2 2 जा 4 1 5 5/2 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसल हो जाएगा, यह 2 ऊपर चला आएगा तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के दो गुने। अब अगर हम लोग देखें कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने के योग के बराबर है। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, तो 999 होती है। अब इसकी अगर हम लोग अभाज्य संख्या देखें तो क्या 997 बनेगी, तो आइए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि यह तो 9 से नहीं कटने वाली, 11 से नहीं कटने वाली है, इवन 13 से, 13 दूना 26, 13 सते 91 होता है। और फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 13 सते 91 के बाद यहाँ आ जाएगा हमारा 8 और 7, तो 13 से भी ये नहीं कटने वाला। 7 से चेक करते हैं तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, 2 9, तो 7 चौक 28, 7 से भी यह नहीं कटने वाला है। तो सबसे बड़ी दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी, 97 होगी। और इसमें किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। ये हमारा आ जाएगा 14 और ये हमारा आ जाएगा 9, 9 दूना 18, 1 19 आ जाएगा। और इसमें हमें 3 से गुणा करना है, तो 3 सते 21, 3 9 27, 27 2 29, 3 9 27 2 29 आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये 9 9 18 हो जाएगी, यह 9 1 10 हो जाएगी और 10 1 11 हो जाएगी, यह 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बेलन का आयतन 5500 मीटर क्यूब है। यदि बेलन 70 मीटर ऊंचा है तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। आप लोगों को बेलन का आयतन पता है क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यह होता है हमारा पाई r स्क्वायर h, जहाँ पर पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, r की वैल्यू दी नहीं गई है, h की वैल्यू 70 दी गई है। इसके बाद वॉल्यूम जो हमारा है वो 5500 दिया गया है। यह 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 11 से हमारा ये 5 बार में चला जाएगा और 11 से यह 2 बार में चला जाएगा, तो 2 से यह कितनी बार में चला जाएगा, 25 बार में चला जाएगा। आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। और हमें व्यास की वैल्यू पूछी है, तो व्यास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। नेक्स्ट, मीटर त्रिज्या और 140 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोगों को बेलन का टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को पता है कि सिलेंडर का क्या होता है। तो आइए हम लोग लिखेंगे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr इन ब्रैकेट r प्लस h। अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पर 22/7, r के जगह पे 70 और r के जगह पे 70 प्लस 140। अब 70 और 140 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा 2 × 10 आ जाएगा, मतलब 210 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 21 2 जा हमारा 42 होता है, कितना होता है, 42 होता है। फिर 21 2 जा 42 होता है और 42 में जब हम लोग 4 ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा और यहाँ 00 आ जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यह हमारा आंसर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संख्याओं P और Q के बीच मध्य अनुपातिक 8 है। निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म P और Q का मान हो सकता है? तो P और Q का मध्य अनुपाती का मतलब क्या होता है कि अंडर रूट P और Q की वैल्यू हमारी 8 आनी चाहिए। अब देखिए, अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो P और Q का मल्टीपल कितना आना चाहिए? 64 आना चाहिए। तो 12 तियां 36 आ जाएगा, 16 चौको 64 यहाँ आ रहा है, और यहाँ देखें तो यहाँ 60 आ रहा है, यहाँ देखें तो यहाँ 60 64 आ ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? हमारा आंसर थर्ड बन जाएगा, क्योंकि माध्यानुपातिक है, यानी कि इसका क्या होगा? स्क्वायर ही इन दोनों का मल्टीपल होगा। 8 का स्क्वायर ही P और Q का मल्टीपल होगा। तो हम लोग यही चेक कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11 के प्रथम गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता है कि 11 के प्रथम 12 गुणज हम लोग लिखें तो पहला क्या होगा? पहला होगा हमारा 11, दूसरा क्या होगा? 22 होगा, और हमारा 10वां क्या होगा? तो 110 होगा। 11वां क्या होगा? तो 11वां हमारा 121 होगा, और 12वां क्या होगा हमारा? तो 12वां हमारा 132 होगा। अब इनका औसत ज्ञात करना है, तो आप लोगों को औसत का एक और फॉर्मूला पता है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, और इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 143 आ जाएगा, और इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 71.5 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए, हमें इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता है औसत ज्ञात करना है और 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। तो हमारी पहली डिजिट 11 हुई होगी, और 12वीं डिजिट अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इतना तो पता होगा कि 12वीं डिजिट हमारी 11 × 12 होगी, जो 132 होती है। दोनों का क्या करेंगे? एडिशन लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 51 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद कितने पुरुष? 4 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं। अब उन्हें बचा हुआ काम पूरा करने में कितना दिन और लगेगा? तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 6 और पुरुष आ जाते हैं, तो इसे दूसरे पेन से ही लिखते हैं। कितने और पुरुष आ जाते हैं? तो 6 और पुरुष आ जाते हैं। पहले देखा जाए कि हमारा टोटल काम कितना है। कहा यह जा रहा है कि 51 पुरुष 12 दिन में किसी काम को कर लेंगे। कितने दिनों में? 12 दिन में। यानी कि टोटल काम हमारे पास कितना था? तो टोटल काम हमारा 12 × 15 होगा ना। 12 × 15 कितना होता है? तो 12 × 15 होता है 180। टोटल काम कितना था? 180 थी। ये 180 कब मिली? जब हमने माना कि हर एक पर्सन, हर एक पुरुष की जो कैपेसिटी है वह 1 होगी। फिर से बताती हूँ क्या कही हूँ कि अगर हर एक पुरुष की कैपेसिटी क्षमता 1 होगी तो 15 पुरुष कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 12 दिन तक। तो अगर सबकी कैपेसिटी 1 है और कितने पुरुष हैं? 15 पुरुष, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। और 12 दिन में कितना काम करेंगे ये लोग? तो 180 काम कर लेंगे। अब क्या कहा जा रहा है? अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन में है काम शुरू करने के 4 दिन बाद
4 दिन तक यह एक कैपेसिटी वाले 15 पुरुष ने 4 दिन तक काम किया। यानी कि ये लोग कितना काम कर चुके हैं, 60 काम कर चुके हैं। और 60 काम करते ही बचा कितना काम है, 180 में से 60 जाएगा तो 120 काम अभी भी बचा है। अब क्या कह रहा है, 4 दिन बाद 6 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं। ये जो हमारे 6 पुरुष हैं इनकी भी कैपेसिटी कितनी होगी, तो 1 ही होगी। 6 पुरुष को जुड़ते ही कैपेसिटी कितनी हो गई, 21 हो गई। अब क्या कह रहा है, 15 पुरुष थे ना, यहाँ 6 पुरुष और जुड़ जाते हैं, 51 पुरुष थे, 15 पुरुष मैं लिखी हूँ। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, थोड़ा सा मिस हुआ है, क्योंकि यहाँ 51 पुरुष लिखा था और अभी तक मैं क्या लिखते आ रही हूँ, 15 पुरुष। लेकिन जो मैं समझाई हूँ वो बहुत अच्छे से समझाई हूँ। अगर यहाँ पर आप लोग 15 पुरुष मानते तो इसको ऐसे ही समझते, लेकिन है क्या, 51 पुरुष है। तो आइए इसे एक बार और रिवीजन करवाती हूँ। क्या बोली हूँ कि अगर 51 पुरुष हैं और सबकी क्षमता अगर मैं एक एक मानूं और यह 12 दिन तक काम करेंगे तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क होगा यह 51 एक एक क्षमता वाले 51 पुरुष इंटू 12 दिन। और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 कम 12, 12 25 60, 1 61। टोटल काम कितना हो गया, 612 टोटल काम हो गया। अब क्या होता है कि यह 4 दिन तक यह काम जारी रहता है। यह 51 पर्सन या पुरुष 4 दिन तक काम करते हैं और हमारा काम कितना हो जाता है, 204 काम हमारा खत्म हो जाता है। अभी भी कितने काम बचे हैं, तो हमारा 204 इसमें से घटाते ही 408, टोटल वर्क अभी 408 बचे हैं। अब क्या कह रहा है, सेम क्षमता वाले 6 पुरुष और ऐड हो गए, 6 पुरुष और ऐड होते ही ये कितना बन जाता है, तो ये 57 बन जाता है। अब कह रहा है कि टोटल अब काम कितने बचे हैं, 408 बचा है। कितने पर्सन है, तो 57 पर्सन है। टाइम कितना लगेगा, तो टाइम मिल जाएगा। अगर टोटल काम में से टोटल पर्सन की कैपेसिटी से डिवाइड कर दें तो हमें टाइम मिल जाएगा ना, तो हम लोग यही करेंगे। तो हम लोग डिवाइड करते हैं, यह 3 से चला जाएगा, यह 19 बार में जाएगा, यह 3 से 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 3 छक 18 बार में चला जाएगा। अब अगर देखा जाए तो 19 सते कितना होता है, 19 सते होता है 133, और 133 के बाद बचेगा कितना, 3/19, 7 सही 3/19, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संख्या 51, 52, 53 से लेके 100 में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो आप लोग बताइए, इसमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 51 होगा नहीं, 52 हमारा हो नहीं सकता, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 53 होगी। और इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी कितनी होगी, 57 होंगी, 97 होगी। और 97 और 53 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 97 और 53 ऐड होके 150 आ जाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि समीकरण इतने को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 6 है, यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस है, यानी कि जो आंसर होगा वो भी किस में होगा, प्लस में होगा। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। कौन सा हमारा आंसर बनेगा, तो यह हमारा जो चौथा है यही हमारा आंसर बनेगा। वैसे भी इसे आप लोग करके देख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि ऐसी 2 डिजिट हमें चाहिए जिसका योग 7 हो और प्रोडक्ट 6 हो। तो हमारा 6x
प्लस में 6 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वैसे भी आप लोगों को दिख रहा है क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे, एडिशन क्या होगा 7 होगा, और प्रोडक्ट कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब x कॉमन हो करते ही x प्लस 6 आ गया, यहाँ पर 1 कॉमन करते ही x प्लस 6 आ गया। x प्लस 6 दोनों जगह है, इसको बाहर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस 1। वैसे भी इसे हम लोग देख के ही बता सकते थे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आ नहीं सकता, निगेटिव हो नहीं सकता, तो यह पॉजिटिव वैल्यू ही इसका आंसर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि इसको सॉल्व कीजिए। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लें, हम सबसे पहले कांस्टेंट देख लें। कांस्टेंट में क्या है, तो यहाँ देखेंगे 15 है, यहाँ 12 है, सब्ट्रैक्ट अगर कर दिया जाए तो हमारा प्लस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ अगर आप लोग देखें तो यहाँ एक कांस्टेंट और बन के आएगा, ये कितना होगा माइनस का 6 होगा, और इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा -6 बनेगा, यानी कि ये दोनों हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं। अब आइए अब इसका नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में इसका क्या हो जाएगा कि अब हम लोग देख लेते हैं कोई एक और, यहाँ पर दोनों जगह 2x स्क्वायर है 2x स्क्वायर है, तो इसको ना देख के हम लोग ये देखेंगे दूसरी वैल्यू। तो जब हम लोग दूसरी वैल्यू देखेंगे तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 3 दूना 6 और x आ जाएगा, 3 दूना 6x आ जाएगा। और यहाँ देखते हैं कहाँ देखना हमें, अब क्या देखना था, एक सेकेंड, मैं यहाँ 3 दूना 6 कह रही हूँ, जो कि ये पहली जो हमारी डिजिट है वही केवल x में है, और ए वैल्यू तो हमारी क्या बनेगी एक्स स्क्वायर बनेगी। यह जो हमारी एक्स स्क्वायर बनेगी ये क्या होगी, यह 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगी, जो कि दोनों जगह 2x स्क्वायर है। अब केवल x देखे तो केवल x यहाँ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 9x हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू ये क्या आ जाएगी 9x आ जाएगी। तो इसका आंसर यह हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका समतुल्य भिन्न पूछा है, तो जब भी मैं आपको बताई हूँ कि कभी भी पॉइंट के बाद एक अंक पर बार हो तो हमेशा और हमेशा डिवाइड कितने से होगा, अगर एक अंक पे बार हो तो 9 से डिवाइड होगा, अगर 2 अंक पर बार हो तो 99 से डिवाइड होगा, अगर 3 अंक पर बार हो वो भी पॉइंट के जस्ट बाद तो किससे डिवाइड होगा 999 से, और सीधा ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 42 माइनस 4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर बनेगा 38/9, ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को पूरा सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। इसे क्या हम लोग माने x मान लें, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 42.222 आ जाएगा, यहाँ 10x आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहें तो हमारा 38 प्लस में 4.222 हो जाएगा, यहाँ 10x हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग x लिख लेंगे, यहाँ 10x हो जाएगा, ये 38 आ जाएगा। यह इधर आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट होते ही 9x आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 38/9। पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 81 है, जबकि 5 पेंसिल और 3 पेन का कुल मूल्य 71 है। एक पेंसिल और 2 पेन का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अगर हम लोग लिखें 3 पेंसिल प्लस में 5 पेन का जो मूल्य है वो 81 है। फिर अगर हम लोग लिखें तो 5 पेंसिल और 3 पेन का कुल मूल्य जो है वो 71 रुपये है। अब हम P और PN की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करें, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आइए देखते हैं, ऊपर हमारा 15P प्लस 25PN इज इक्वल टू 5 कम 5 बटे 40 आ जाएगा। नीचे हमारा 15P प्लस में 9
Pn इज इक्वल टू 3 कम 3 3 सते 21 आ जाएगा। अब इसे अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक कैंसल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे 16 Pn की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यह 2 आ जाएगा, यह 9 आ जाएगा और यह हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 16 से डिवाइड करके हम पेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 कम 16, 16 दूना 32। अब हमें पेन का मूल्य कितना मिला है, तो पेन का मूल्य हमें 12 रुपये मिल गया है। और यहाँ इस वैल्यू को रख के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पेंसिल का मूल्य। 12 पचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और इस 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 21 आ जाएगा। और यहाँ से दूसरे जगह ही लिख लेते हैं, ये क्या था, 3p प्लस 5pn इज इक्वल टू 81। इसकी वैल्यू क्या हो गई, तो ये 5 इंटू 12 हो गई, यह वैल्यू हमारी 60 हो गई। और जब यह 60 इधर गई तो हमारी वैल्यू 21 आ जाएगी। और जब हम लोग p की वैल्यू निकालेंगे तो यह इधर 3 आ जाएगा, तो p की वैल्यू हमारी 7 आ गई। अब पेंसिल का दाम कितना था, 7 था। एक पेंसिल चाहिए हमें, कितना चाहिए, एक पेंसिल चाहिए और 2 पेन चाहिए। पेन की वैल्यू हमारी 24 आ जाएगी और 24 में हम जब 7 को ऐड कर देंगे तो 31 रुपये आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचकर विक्रेता को इतने रुपए का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ हुआ था, 10% का लाभ हुआ था। कितने रुपए का लाभ हुआ था, तो 777.7 का लाभ हुआ था। यानी कि 10% की वैल्यू दी गई है। 10% की वैल्यू कितनी दी गई है, 7 दी गई है। अगर 10 की वैल्यू यह है तो हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 7,777 रुपये आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याएं 5 और 3 के अनुपात में है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 54 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दो संख्या क्या है, 5 और 3 है। मान लेते हैं कि यह संख्या ही 5 और 3 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। और एक्चुअल संख्या के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है, 54 दिया गया है। तो यहाँ से हम 2 की वैल्यू क्या निकालेंगे, 27 निकाल लेंगे। और हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो 27 दिया 81 होता है, 81 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साड़ियों का एक दुकान पर ऑफर चल रहा है जिसमें ग्राहक 3 साड़ियां खरीद कर 2 साड़ी मुफ्त पा सकते हैं। ग्राहक को कितनी छूट मिलती है। अब ग्राहक ने टोटल कितनी साड़ियां प्राप्त की, कितनी साड़ियां प्राप्त की, तो उसने 5 साड़ियां प्राप्त की। 5 साड़ियों में से उसने टोटल साड़ी 5 प्राप्त की। कितने का दाम उस ग्राहक ने दिया, 3 का दाम दिया लेकिन 2 का दाम नहीं दिया। 2 ही मुफ्त था और 2 का ही हमें क्या चाहिए, परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। हमारा परसेंटेज कितना आ जाएगा, तो 40% इसका आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जब भी कभी भी हम लोग 4 सामान खरीदें और हम लोग 5 सामान या 2 सामान मुफ्त पा जाएं तो हम टोटल में जो हमारा टोटल आएगा उसमें हम लोग कितना मुफ्त पाए हैं इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या था कि हमने 3 खरीदा, 2 मुफ्त पाया। अब हमने टोटल कितना पाया, 5 पाया, 5 में कितना मुफ्त था, 2 मुफ्त था। तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है कि x² माइनस 7x प्लस 12 के मूलों का गुणनफल बताइए। तो आप लोगों को पता होगा कि मूलों का योगफल क्या होता है। मूलों का योगफल होता है -b/a और मूलों का गुणनफल होता है
c बाई ए। तो हमें यहाँ निकालना क्या है, हमें यहाँ मूलों का गुणनफल निकालना है। तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसका आंसर 12 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16 और 144 का माध्य अनुपाती समानुपातिक ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि हम लोग माध्य समानुपातिक कैसे ज्ञात करते हैं, जो डिजिट दी गई रहती है उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट लेते ही ये 4 आ जाएगा, यह 12 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 12 चौक 48 आंसर हो जाएगा। अब कहा जा रहा है किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज 520 रुपये प्राप्त हुई। तो आप लोगों को याद होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ ब्याज की वैल्यू कितनी दी गई है, 520 दी गई है। P की वैल्यू कितनी दी गई है, इतनी दी गई है। अब ये कितने वर्ष के लिए दिया गया है, 5 वर्ष के लिए। R की वैल्यू हमें पता नहीं है, 100 डिवाइड बाई 100 लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 13 से 13 चौक 52 हो गया। अब 5 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 ही हमारा परसेंटेज आ जाएगा। इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट हम 520 में जो हमारा 1300 और 5 वर्ष है इससे डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। सेम बात वही आएगी, सॉल्व करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के होता है तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कितना होता है। तो आप लोगों को याद होगा कि ये x के क्यूब माइनस 3k होता है। ये इतना आप लोगों को याद रखना है। कैसे आया वो आप लोग क्यूब करके तो निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इतना डायरेक्ट याद कर रखना है। ऐसे ही अगर x प्लस 1 बाई एक्स के होता है तो माइनस की वैल्यू क्या होती है, तो माइनस में यहाँ एडिशन हो जाता है, वो भी हम लोग सीखेंगे। वैसे भी इसको अगर करना ही है आप लोगों को तो ऐसे कर सकते हैं, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे। क्यूब करते ही हमारे यहाँ वैल्यू आएगी एक्स क्यूब प्लस में 1 बाई एक्स क्यूब, यहाँ 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, फिर x प्लस 1 बाई एक्स होता है। अब इतना तो आप लोगों को याद होगा ही, और यहाँ x क्यूब आ जाएगा और यह x से यह कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारी ऊपर दी गई है कि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी है k, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, k आ जाएगी। इसे हम लोग k लिख देंगे और इसे ही इधर लेते आएंगे तो हमारी वैल्यू k3 माइनस 3k हो जाएगा। यही आंसर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि अगर इन दोनों को क्या करें, ऐड कर लें। ऐड करते ही हमारा 8 आ गया। 8 के बाद ये कितना हो गया, 24 आ गया। और 24 में से जब हम लोग 8 सब्ट्रैक्ट किए, 24 में से जब हम लोग 8 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 16। माइनस में 16 आएगा। माइनस में 16 से गुणा किस में करेंगे, 234 में, और प्लस क्या है 4234। तो आइए गुणा करते हैं। 16 चौक को कितना होता है, 64 होता है। 16 दूना 32 होता है, और 32 में जब 6 ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। 16 दूना 32 नहीं, 16 तियां हमें लेना है। 16 तियां 48 होता है। 48 में जब हम लोग 6 ऐड करेंगे तो हमारा 54 आ जाएगा। फिर 16 दूना 32, 32 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा 37 आ जाएगा। एक इसमें है, यह माइनस में है, और इसे हमें किससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो इससे हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगी, यहाँ 9 आ जाएगी, यहाँ 4 आ जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले इन